हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना BCSP यूट्यूब चैनल में। आपका प्यारा सा ये यूट्यूब चैनल जो आपको सारी प्रकार की परेशानियों को सॉल्यूशन देता है, यानी जितने भी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सेट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव या एग्ज़ाम का गाइडलाइन या किसी प्रकार का फॉर्म का भी गाइडलाइन आपको उपलब्ध कराता है। तो आज हम फिर से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बेहद खुशखबरी है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हिंदी का यहाँ हमने स्टार्टअप किया है। और आपको हम एक बात बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका कम से कम हेल्प करेगा, है ना। आप जो पढ़ाई किए हैं उसका एक सेट लगाइएगा। आपको कितना पकड़ है इस ऑब्जेक्टिव पे, आप अपना सेट बनाइएगा और कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा, है ना। अंत में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया इस पूरे PDF में। हम ये जो अभी आपके सामने जो हम PDF लेकर उपलब्ध है, ये फर्स्ट लेसन ओके और सेकंड लेसन, ये 2 लेसन इसमें है। दोनों लेसन का ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि मतलब कि एक दिन में थोड़ा ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, ताकि पढ़ाई को कई बार रिपीटेशन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन 2 लेसन का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। और पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का हाल चाल कैसा। आप सभी बच्चे सही है, ठीक है, पढ़ाई अपना सही से कर रहे हैं। तो वैसे बच्चे सोच लीजिए जो बच्चे 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बेसब्री से जो जिस चीज़ का इंतज़ार था उसको हम ख़त्म करने वाले हैं। और प्रत्येक दिन कोशिश किया जाएगा कि आप लोग का किसी ना किसी चैप्टर का आपको सेट आए। और हर पर डे आपको मैं इतना बता देता हूँ कि कम से कम सप्ताह में 4-5 क्लासेस आपकी ऑब्जेक्टिव का हिंदी का आप लोग को ज़रूर मिलता रहेगा। उसके अलावा भी आपको इंग्लिश और जो भी आप सब्जेक्ट से जुड़े होंगे उसकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इसलिए जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं, पहले उसको सब्सक्राइब कर ले भाई, लाइक वाइक कर ले। आप इतना अगर आप हेल्प करते तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देर ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। और पहला लेसन आपका हिंदी का जो है वो है बातचीत। क्या है लेसन? बातचीत, जिसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। जिसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। आप सभी को पता होगा बातचीत का लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और बातचीत में जो बात को बताया गया, आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, जीवनी को पढ़ा होगा। फिर ये जो बातचीत है यह एक निबंध है। पहले ही आपको बता देते हैं, बातचीत कोई कहानी नहीं है, बातचीत क्या है? एक निबंध है। इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके साथ प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो भाई, पूरे जीवनी, पूरे जो कुछ भी चैप्टर है उसको पूरा डीप टू डीप करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पूरे एकदम अंदर से निचोड़ करके निकाल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है आपको एक पूरी आंतरिक तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से पढ़ाई करना। क्योंकि भाई आपको पता है कि हिंदी 100 नंबर का आपका पेपर होता है, तो आप चाह दोगे ना तो आप आराम से 90+ रिजल्ट कर सकते हो हिंदी में। तो आपके जो भी सब्जेक्ट से आप जुड़े होंगे उसमें आपको 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चले। प्रश्न को थोड़ा सा जूमिंग करके हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भैया, आप लोग बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेशन में डाला है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताना है आदिकाल के, कि भक्ति काल के, कि रीति काल के, या आधुनिक काल के। प्रश्न पहला है, आप लोग जवाब कमेंट्स में बताइए। अपना नाम के साथ आप लोग जवाब बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना सही जवाब बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है और आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। क्लियर हो गया? आगे प्रश्न हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, बातचीत जो है निबंध के निबंधकार कौन है? भाई ये ना बताइएगा तो क्या बताइएगा? बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है, यानी लेखक कौन है? बताइए, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्लियर? अगला 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग,
या प्रेमचंद युग या द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ने जब पढ़ाई कर रहे थे तो आप लोग का आइडियाज़ था, आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि है, यानी 3 का ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म बताना है कब हुआ, ठीक है। तो 23 जून 1884 को हुआ कि 3 जून 1844 को हुआ कि 20 जुलाई 1902 को हुआ कि 18 सितंबर 1834 को हुआ। आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। बताइए इनका जन्म कब हुआ। 3 जून 1844 को क्या होता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। आप लोग एक बार देखते रहिएगा, आप अपना बुक वगैरह सही से पढ़ते रहिएगा, है ना। कोई भी अगर डाउट्स का क्वेश्चन आएगा तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा, उसकी सुधार किया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नहीं वाला में कौन है, नूतन ब्रह्मचारी है कि 100 आजान एक सुजान है कि सद्भाव का अभाव है कि परीक्षा गुरु है। 5 गो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्रश्न संख्या 5 आपके पास है और बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि परीक्षा गुरु फिर तब किसी रचना है। क्लियर। आगे है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब इस प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का बिकट खेल या कछुआ धर्म या रेणुका या प्राच्य विद्या। 6 नंबर आपके पास प्रश्न है, बताना है कि कौन है। तो रेल का बिकट खेल इनका रचना है। क्लियर हो गया, रेल का बिकट खेल इनका रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये बात कि कौन बोला था भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले थे कि डॉक्टर नगेंद्र बोले थे कि रामचंद्र शुक्ल बोले थे या रामविलास शर्मा बोले थे। बताइए भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है किसने। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है ये क्या बात किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को बोला था। क्लियर हो गया। प्रश्न आगे बढ़ चला जाए। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में बताना है। 20 जुलाई 1914 या 10 जून 1905 या 15 मार्च 1909 या 20 सितंबर 1917। आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। क्लियर। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हो गया था, 20 जुलाई 1914 को। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो बताना है, वो क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बात करना। बातचीत करने का उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बताइए क्या बताया गया था, क्या बताया है, क्या तरीका उन्होंने बताया। और ऐसे में इंसान को ये भी काम करना भी चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है और आपको याद रखिएगा हमने डी नंबर पे आपको कुछ ऐसा ही गोला कर दिया है। एक मानव जो होता है ना, एक ऐसे अपने अंदर शक्ति का विकास करे कि वे स्वयं से बात कर ले। एक मानव के अंदर ये शक्ति का विकास होना जरूरी है कि वो स्वयं से बात कर पाए, स्वयं से किसी चीज़ की क्या होता है कि सलाह को ले पाना, किसी चीज़ का सही डिसीजन ले पाना, उसका बहुत सारी चीज़ें उसके स्वयं के हाथ में हो, ये शक्ति उसके अंदर डेवलप हो, है ना। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यही होता है, याद रखिएगा। नहीं तो अगर आप दूसरे के साथ बातचीत कर रहे, चाहे कोई भी कर रहे हो, कौन लोग आपको कब धोखा दे के चला जाएगा आपका कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके अपने आदमी भी आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अपने आप से बातचीत करना एक सबसे बेहतरीन शक्ति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब भी आप किसी से संवाद कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होनी चाहिए। तर्क होना चाहिए कि जिज्ञासा होना चाहिए कि आत्मीयता होना चाहिए या प्रवाहपूर्ण भाषा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है आपके स्क्रीन पे और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा।
जब भी संवाद की बात की जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए आपकी उसमें आत्मीयता, आपकी उसमें खुद की बातें होनी चाहिए, है ना, तब भी संवाद जो होता है वो बेहतरीन जाता है। अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? प्रताप नामक या क्रमवीर नामक या हिंदी प्रदीप नामक या ज्योत्सना नामक? 11 नंबर प्रश्न है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग, हमको याद है कि ये सारे बच्चे आप लोग याद करके रखे होंगे, इनका एक मासिक पत्रिका था, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का ये संचालन किए थे। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर पे, और प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, की भाषण की शैली, की संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया चूँकि बातचीत का बात हो रहा है तो आप क्या बात यहाँ पे क्या सोचिएगा, तो बातचीत करने का जो तरीका है ये आप बदल लीजिए, यानी बातचीत का शैली आप बेहतरीन कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट अपने इस निबंध से यही बताना चाहते हैं कि बातचीत का शैली आपका बेहतरीन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे का, कि संडे का, कि एडिसन के, कि स्टील से? आप बताओ। 13 नंबर प्रश्न है। आप कहानी अगर निबंध सही से पढ़े होंगे तो आपको ये डायरेक्ट बात याद आ जाएगा, है ना, कि 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा 16 वर्ष के उपरांत जो जिसके मुंह से सुनी थी वो है फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, यानी फ्राइडे इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आपके पास स्क्रीन पर प्रश्न है, और ये प्रश्न देखिए क्या है। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? इनकी एजुकेशन जो स्टार्ट होती है ये किस विषय से स्टार्ट होती है? बताइए। विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू? सही आंसर इसका क्या होगा? तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है आपको पता होना चाहिए कि वो इनका प्रारंभिक शिक्षा है संस्कृत। सुसंस्कृत परिवार में जन्मे थे और इसलिए इनका जो प्रारंभिक एजुकेशन था वो संस्कृत भाषा का ही था। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग 15 पे आ गए हैं, और 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध विद्या है वो क्या है? तो देखिए भाई, क्वेश्चन में ही आंसर है। बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है? तो यह ऑलरेडी निबंध है, तो निबंध की है। किसकी है? निबंध की। तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है? कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है? आप ऑप्शन देकर फटाक देकर बता दीजिएगा आसानी से, ये गारंटी है। गोदान, मैला आंचल, 100 आजान एक सुजान, अपने अपने अजनबी? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 आजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट की एक उपन्यास है, एक नोवेल है, यानी 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। आगे बढ़ चला जाए। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? ये आप अगर सही से पढ़े होंगे बात तो आपको याद आएगा। भजन, नंदी पाठ, या भजन, या मंगलाचरण, या आरती, तो उसको कहते हैं नांदी पाठ। कोई भी नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो पाठ होता है ना उसको नांदी पाठ कहा जाता है। क्लियर। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? भारी, बोझल? आप बातचीत करते तो आपका मन भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ, मैला कुचैला हो जाता है, क्रोधपूर्ण हो जाता है? अरे नहीं रे भाई, बातचीत कर लेने से क्या होता है ना कि आपका मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए लोगों को बतियाने में खूब मज़ा आता है, बातचीत करना, बतकुचन करने में खूब मज़ा आता है। दिमाग, मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, बट इतना बातचीत मत कीजिए कि पूरी चीज़ को गंवा दीजिए। समझा गई ना यार। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान बताइए क्या था? निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारसी उत्तर प्रदेश? 19 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए फटाक देकर, क्या यहाँ पर होने वाला है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ चला जाए। प्रश्न आपके आगे है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? देखिए भाई, अभी भी ये बात है, जब तक रियल में इंसान बोलता नहीं है ना तब तक वो इंसान सही पता नहीं कर पाता है ये इंसान एक्चुअल में इंसान होता कैसा है, उसके बोलने से पता चल जाता है, और उसके ये स्वरूप का साक्षात्कार जो है ना उसके बोली से पता चल जाता है।
यानी कुछ ऐसे मानव है जो ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब उनकी वाणी निकलती है ना तो ये समझ में आता है कि यार ये नहीं, यार ये बेकार आदमी है। लेकिन कुछ ऐसा भी मनुष्य आपको मिलेगा, भले इस चेहरा से सुंदर दिखे या ना दिखे, लेकिन वो जब उसकी बोली में जब मिठास होता है, जब वो अच्छा बोलता है, जब वो अच्छे बात करता है, जब नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बातें जब कर रहा होता है, तब समझ में आता है यार ये आदमी बहुत महान है। याद रखना, तो बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है और वह उचित जान पड़ता है। यह लाइन किसने बोला था? और प्रश्न संख्या 20 है, ये बोले थे बेन जॉनसन। किसने बोले थे? बेन जॉनसन। क्लियर हो गया? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की क्षमता, बातचीत करने की जो शैली है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है बातचीत करने का शैली? तो यूरोप में, यूरोपीय लोगों के पास है। क्लियर हो गया? प्रश्न आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य की मुख देखने को न मिला? भैया कब तक नहीं देखने को मिला था? 22 नंबर आपके पास प्रश्न रहेगा और आप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर भी लिया है, आप आसानी से इसको सही से बना भी लीजिएगा। 16 वर्ष तक, तो 16 वर्ष के उपरांत ये चीज़ देखने को मिला, यानी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला रॉबिन्सन क्रूसो को। समझ में आया ना? यानी जानवरों के साथ रहे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यार तो क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो सोचने की बात है ये नहीं है। आप बता दो क्या आंसर होगा, है ना? फटाक देकर बताइए। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन हुआ था, आंसर हो जाएगा। 100 अजान 100 जान, फिर से रिपीटेशन क्वेश्चन है, किसने लिखा था भाई? तो ज़्यादा टाइम गंवाने से कोई फ़ायदा वैदा है नहीं। आप बता दो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाक फटाक बोलिए, कमेंट्स में एकदम फटाक देकर आंसर कीजिए। बालकृष्ण भट्ट, बहुत बढ़िया। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? खाना पीना, हंसना, सोना, जगना, गुण या दोष? अरे भैया गुण या दोष, जब तक मानव बोलेगा नहीं तब तक गुण दोष का पता नहीं चल सकता है। खाना पीना से क्या मतलब है? बातचीत जो है, शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद है ना, जो कुछ मवाद, धुआं, ये सब जमा रहता है, ठीक है बाबू, वह भाप के जरिए बाहर निकल पड़ता है। कैसे? बहस से, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। बातचीत चैप्टर चूँकि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें सोचने की क्या हो सकता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए। बातचीत एक ऐसा चीज़ होता है, डिस्कशन एक ऐसी चीज़ होती है कि बातचीत के जरिए जो होता है, जो कुछ भी आपके अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है ना, हम बातचीत करते करते आपको कब आप बक दीजिएगा आपको ये बात पता नहीं लगता है। इसलिए याद रखिएगा, है ना, बातचीत के जरिए जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? मम्मी का नाम पूछा गया है। सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। 27 नंबर प्रश्न है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो पार्वती देवी इनके मम्मी का क्या था? नाम था। क्लियर हो गया? इनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग निबंध लेखन की दृष्टि से बताना है कि भारतेंदु युग कैसा था। उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या प्रतिगामी था? ये प्रश्न देखिए 2023 में आपके पास पूछा हुआ है और 28 नंबर क्वेश्चन है, उर्वर यानी बेहतरीन था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास 29 नंबर है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो जो मवाद या धुआं अंदर आपके अंदर जमा रहता है वही बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये टोटल 29 प्रश्न हम आपको कराए अभी, और 29 प्रश्न ये फर्स्ट लेसन से था। ये छोटा मोटा प्रश्न आपका निकाला गया था। आप बताइए कि आपका इसमें से कितना नंबर आया। आशा होगा कि आप 29 में 29 नंबर जरूर कर दिए होंगे। इससे डीप भी और ऑब्जेक्टिव आपको निकाल कर जरूर लाया जाएगा अगले पार्ट में। लेकिन फिर भी अभी हम लोग सेकंड लेसन पर है। उसने कहा था कहानी बहुत बेहतरीन है और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। तो आप लोग बताओ, अब उसने कहा था कहानी में आप कितना सही से कर पाते हो, है ना? मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। उसने कहा था में आप बताओ आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है। उसने कहा था, किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे थे। और उसने कहा था ये क्या है? एक कहानी है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है। यह एक अमर प्रेम की कहानी है, एक अमर प्रेम की रचना है। उसने कहा था कहानी को याद रखिएगा, कहानियों में मील का पत्थर माना गया है। क्या माना गया है? मील का पत्थर माना गया है। तो याद रखिएगा, इस चीज़ का मतलब जवाब दीजिएगा बढ़िया से। आप हमको आशा होगा कि आप बढ़िया से कहानी पढ़े होंगे।
गुलेरी जी का, पहले राइटर के बारे में क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म बताइए कहाँ हुआ था, हरियाणा में कि जयपुर में कि कांगड़ा में कि गुजरात में। प्रश्न एक है और 1 नंबर प्रश्न से ही देखते हैं तहलका कैसा मच रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, तो सही जवाब हो जाएगा इनका जयपुर, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। प्रश्न अगला है, सुखमय जीवन किन की रचना है, भैया जो राइटर है उसी की रचना है, सोचने की क्या बात है, बट याद करके रखना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सुखमय जीवन किन का रचना है, रचना किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1913, 1912, 1915, 1900 में। तो याद रखिएगा ये प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही चलिए भैया, तो प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 था, लेकिन युद्ध का टाइमिंग अभी 15 था, क्योंकि 1914 से 1918 तक युद्ध चला था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। 1915 में ये कहानी क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध का चूंकि कहानी भी था, कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म है ना, प्रताप नारायण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो कछुआ धर्म भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कहानी है। अगला, पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी किन की रचना किया हुआ है, चंद्रधर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 5 नंबर आपके पास प्रश्न है और बताना इसका आंसर क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी पुरानी हिंदी रचना है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, किस शहर की बात कही गई है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, इसमें किस शहर की कहानी है भैया, तो ये कहानी अमृतसर से है, यानी वहीं चौराहे से कहानी है, तांगे की कहानी। समझा गया ना, ज़्यादा आगे नहीं बताएंगे। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था, है ना, मगरे, माझे, कटरा, तेलघरिया। तो तेलघरिया का नाम हटाइए, कटरा का नाम हटाइए, 2 नाम बच गया, मगरे और माझे। तो लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था, प्रश्न संख्या आपके पास 7 है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तब माझे का लाहना सिंह, है ना, कहाँ का, माझे का लाहना सिंह। एक बार आप लोग देखिएगा बढ़िया से इसको, लाहना सिंह किस पद पे था रे भैया, लाहना सिंह का पद क्या था, सूबेदार का था, लेफ्टिनेंट का था, जमींदार का था या मेजर का था। सूबेदार के पद पे सूबेदार हाजरा सिंह थे, लेफ्टिनेंट मेजर का पद का कोई जिक्र कहानी में नहीं है। जमींदार लाहना सिंह, यानी लाहना सिंह किस पद पे था, जमींदार के पद पे, किस पद पे, जमींदार के पद पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, लाहना सिंह की मृत्यु कहानी के हिसाब से देखिएगा किसकी गोद में लाहना सिंह की मृत्यु होती है। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, बजीरा पानी पिला दे, है ना, तो बजीरा के गोद में लाहना सिंह की मृत्यु हुई है। समझा गया। अगला प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक हाजरा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। आपको बताना है, 10 नंबर प्रश्न आपके पास है और सही आंसर क्या होगा, तब पलटन का विदूषक बजीरा सिंह। कौन था, बजीरा सिंह। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह, महा सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था बोधा, बोधा सिंह, बोधा, भोदा मत कह देना, बोधा सिंह उनके लड़का का नाम था। 12वां प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ हुआ था कि तुर्कों के साथ हुआ था कि जर्मनों के साथ हुआ था कि अंग्रेजों के साथ हुआ था कि जर्मनों के साथ हुआ था। आप आसानी से बताइएगा, भारत के जो सिपाही थे वो अंग्रेज के साथ गए थे लड़ने के लिए, अंग्रेज से लड़ने के लिए नहीं, अंग्रेज के लिए लड़ने के लिए गए थे। किसके किसके खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, वो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे। समझा ना। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार भी हुआ था, आप लोग को पता भी होना चाहिए। तो हम उस समय चूंकि भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो भाई अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज जो थे भारत के सैनिक को लेके गए थे अपने तरफ से लड़ाने के लिए, यानी हम लोग इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। समझा गया। जर्मन यानी पलटन
को किसने मार गिराया? जनरल पलटन जो लप्टन साहब जो आए थे वो किसने मार दिया? सूबेदार ने, बोधा ने, लहना सिंह ने, वजीरा ने। तो आपको पता ही है मारने का काम तो लहना सिंह ने ही किया था। भैया इस कहानी का हीरो लहना सिंह है, तो मारेगा कौन लप्टन सिंह को? लहना सिंह, याद करके रखिएगा। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? आप कहानी का जब इंड कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये बात बताया गया है, 77, 105, 1805, 72। सिख राइफल नंबर 77, सिख राइफल जमींदार है ना, जमींदार लहना सिंह घावों से मारा है ना, शहीद हो गया जमींदार लहना सिंह। समझ आ गया ना? तो नंबर 77 था, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा 77। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चला जाए। प्रश्न अगला है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? कहाँ दी थी भाई? संजलपुर में, अलाउपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो कहानी में कौन सा शहर का नाम आया था भाई? लायलपुर। लायलपुर में 10 घुमा ज़मीन मांग लेंगे और फलों की बूटे लगाऊंगा। कहानी याद आ रहा है? तो जिसको याद आएगा उसको समझ में आ जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? तो आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है ना, सुखमय जीवन, बुद्धू का कट्टा, कफन, ये सब अलग अलग राइटर का है। और उसने कहा था तो अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? अरे भैया मूल निवासी बताना है किस गांव के थे। फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो भैया दो नाम तो आप नहीं जानते हो, मनेर और गहमर का नाम तो कोई बातें नहीं है ना? तो फतेहपुर बच गया और गुलेर बच गया। तो 17 नंबर प्रश्न का जवाब देख लीजिए, इनका मूल निवास क्या था? फतेहपुर था। क्या सही आंसर इसका फतेहपुर होगा? 17 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स में बताइए, क्या सही आंसर इसका फतेहपुर होगा या नहीं होगा? आप लोग बताइएगा, हम हिंट आपको कर दिए हैं। 18 नंबर है, कौन सा निबंध गुलेरी जी के रचित नहीं है? गुलेरी जी का निबंध रचित नहीं है। दीवान प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मारेसी मोहिक उठाओ। कौन नहीं है इनका रचना? आपको बताना है। और प्रश्न ये आपके सामने 18 नंबर है, इसका सही जवाब हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, इनका रचना नहीं है। कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है? ये लड़का खटाक देकर जवाब बताएगा। हमको पता है भैया, मंगनी होता है कि विवाह होता है कि कड़वी बात होता है या दहेज होता है। तो कुड़माई शब्द का कहानी में आपको अर्थ बताया गया है मंगनी, यानी सगाई की बात किया गया है। बोधा कौन था? हाजरा सिंह का भाई था कि लाना सिंह का भाई था कि वजीरा सिंह का भाई था कि सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था? तो जो हमें टिक लग गया वही आंसर, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। क्लियर हो गया? लाहना सिंह क्या था? अरे लाहना सिंह क्या था भाई? जमींदार था कि सूबेदार था कि मेजर था कि कैप्टन था? हटाओ, इसका कोई जिक्र नहीं है। जमींदार लाहना सिंह, कहानी के नाम से खपा कर रखिए, जमींदार लाहना सिंह। समझा गया ना? अगला फिर क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आप वही पढ़ ही रहे हो, उसने कहा था, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे प्रश्न है आपके पास, लाहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? लाहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? कीरत सिंह, क्या नाम था भाई? कीरत सिंह, तीरथ सिंह, जीमन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो तीरथ जीमन कहानी में कोई नाम ही नहीं आया, बच गए कीरत सिंह। तो 23 नंबर जो प्रश्न आपके पास ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसका सही जवाब हो जाएगा कीरत सिंह। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम संबंधी, देश संबंधी, हास्य व्यंग, प्रकृति संबंधी। गुलेरी जी की जो कविताएं होती थी वो किस प्रकार की कविता होती थी? आपको इसका सही जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 है आपके स्क्रीन पे। तो ये हमेशा देश प्रेम संबंधी इनकी कविताएं होती थी। ये नंबर आपका आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आंसर होगा? सही हो जाएगा, देश प्रेम संबंधी। लाहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? देश की रक्षा के लिए, हाजरा सिंह के कहने पर, सूबेदारनी के बात रखने के लिए, घर वालों के लिए? लाहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? 25 नंबर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया, वही प्रेम कहानी, सूबेदारनी के बात रखने के लिए उन्होंने मौत को भी गले लगा लिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है 7 जुलाई 1883 की 8 जुलाई 1883 की 7 जुलाई 1882 या 7 जुलाई 1880।
26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बताना है कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप बताओ चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के, कि द्विवेदी युग के, कि प्रेमचंद युग के, कि इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर आपके पास प्रश्न है, आपको बताना है कि किस युग के हैं। तो ये प्रेमचंद युग के कहानीकार है। किस युग के कहानीकार है? प्रेमचंद युग के ये कहानीकार है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? देख रहे भैया, ये प्रश्न पूछा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? 3, 10, 50, 100, कितनी कहानियां हैं? आप लोग कमेंट से बताओ, फटाफट पढ़े तो आप लोग हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां? 3 कहानियां। अगला प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लाना सिंह का भाई, लाना सिंह का चाचा, लाना सिंह का भतीजा, लाना सिंह का साथी। तो अभी अपने ऊपर क्वेश्चन पूछा, लाना सिंह का भतीजा। 29 का सी होना चाहिए आंसर। क्लियर? अभी आप लोगों ने पढ़ाई किया। गद्य विद्या किस काल में हुआ? आदि काल में गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। किस काल में गद्य का विकास हुआ? पद नहीं, गद्य यानी कहानी, कथा, इस सब का विकास कब हुआ? 30 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। आधुनिक काल। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता था? किसको ओढ़ाता था भाई? वजीरा सिंह को, सूबेदार को, लेफ्टिनेंट साहब को, कि बोधा सिंह को? तो बोधा सिंह बेचारा हाजरा सिंह का बेटा, यानी उस लड़की का बेटा, और इसी का तो रक्षा करने के लिए बेचारा लाना सिंह इसको कंबल उड़ाता था, क्योंकि इसको बुखार रहता था हमेशा। लड़का और लकड़ी, यानी लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पे मिले? घर, बाग, दुकान, गली। तो नहीं घर पे मिले थे, नहीं बाग में मिले थे, नहीं गली पे मिले थे। मिले थे कहाँ? दुकान पे। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी शादी हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तू कहाँ रहती है, तेरा नाम क्या है, ऐसे पूछता था? नहीं, बार बार प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई क्या? यही प्रश्न था ना। उसने कहा था कहानी को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 7 भाग। 34 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी को हम लोगों ने 5 भागों में बांट के पढ़ा है। कितने भागों में बांट के पढ़ा है? 5 भागों में उस कहानी को बांटा गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ। आप बताओ, खाई में कितने जर्मन ने हमला किया था? 70, 17, 50, 100। कितने जर्मनी वालों ने एक के बार आया और हमला कर दिया? उसमें संख्या कितनी थी? तो उस जर्मनी वालों की संख्या थी 70। कितनी थी भैया? 70। कमेंट्स में बताते रहो। भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कम से कम इतना तो आप लोग मेरे मेहनत के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं यार। अपने दोस्तों के पास जो बच्चा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा है, वो 12 की तैयारी कर रहा है, सारे लोग के लिए हिंदी है। कम से कम आप उसके पास शेयर कर देना, उसे सब्सक्राइब जरूर करवा लेना, ताकि वो भी पढ़ेगा। आप लोग इतना हेल्प कर कीजिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग के लिए हम कहीं से ना कहीं से सेट देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका सही आंसर 70 हो जाएगा। 70 जर्मन वालों ने हमला किया था। कहानी में कौन महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, या इनमें से कोई नहीं। कहानी को महान रियल में कौन बना देता है? आपकी ये थिंकिंग पर निर्भर है। आप बताओगे तो इसका आंसर बता दोगे। तक मेन चीज़ होता है कहानी का उद्देश्य क्या होता है ना। कहानी का उद्देश्य क्या है, यही उसको क्या बना देता है? महान बना देता है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने मुख्य रूप से कितनी कहानियां लिखी? फिर से क्वेश्चन रिपीटेशन है। 4, 5, 3, 9। इसका आंसर हो जाएगा 3। बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन रिपीटेशन में था। 38 नंबर आपके पास प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1922 को, या 11 सितंबर 2021 को, या 22 को? अरे भैया, तो 2022, 2021 ही तो ऐसे ही ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है। था ना। तो मृत्यु कब हुआ था? 2022 या 21 का कहानी नहीं न है, आज की ये राइटर नहीं न है। तो 38 नंबर प्रश्न का जो आपका जवाब है वो हो जाएगा 11 सितंबर 1922 को। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। तब प्रमुख कहानी उनका कौन था? सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, यह उपयुक्त तीनों। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसीलिए हम लोग उसमें से कहानी पढ़ रहे कि गुलेरी जी की कितनी कहानियां, 3 कहानियां। गुलेरी जी की कितनी कहानियां, 3 कहानियां। आप तीनों कहानी का नाम याद कर लीजिए। उसने कहा था कहानी में नायक कौन है भाई, हम आपको हिंट हिंट में पीछे बता दिए हैं। उसने कहा था कहानी में नायक कौन है, हीरो कौन है, तो लहना सिंह है कि बोधा सिंह है कि बजीरा सिंह है कि वत्सल प्रधान, खत्म करो। बजीरा सिंह बोधा सिंह नहीं है, लहना सिंह इस मेन कहानी का हीरो है, यानी वही नायक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेशन है, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। तो अमृतसर वाला बात आपको बताए थे, सही आंसर इसका हो जाएगा। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, फिर से क्वेश्चन रिपीटेशन में, बजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार। तब जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, है ना, यह पंक्ति किस कहानी में। देखो पंक्ति को उठा दिया है और पूछा कि कहाँ पे है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में। तो जहाँ भाई सिपाही का बात आए, बिना घोड़े बिगड़ता, इस सब का जब बात आएगा तो कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है। रोज वो सदा नीरा एक लेख पत्र में कोई सिपाही उपाही की बात नहीं किया गया, उसने कहा में भाई सिपाही की बात है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसलिए एक एक लाइन पे आपको कमांड रखना होगा ना आज के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। बोधा सिंह का पिता का नाम क्या था, बजीरा सिंह, लहना सिंह, हाजरा सिंह, कीरत सिंह। तो बोधा सिंह हाजरा सिंह का ही बेटा था। बोधा सिंह कौन था, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने लाख के बराबर होता है। तो एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख सिख के बराबर होता है। ये डायलॉग याद कर रखिएगा, 1.25 लाख इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था भाई, किस देश की ओर, भाई अभी हम लोगों ने बात किया है किस देश की ओर से, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इधर कुछ नहीं, इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह ने लड़ाई कर रहा था। इस तरह से इसमें टोटल 46 क्वेश्चन है और 46 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलती रहेंगी, बनते रहेंगी। इतना प्रैक्टिस सेट लगाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे को भी कुछ क्वेश्चन आंसर याद है और हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कम से कम वीडियो को यार लाइक कर दो। कमेंट्स करो कि आप लोगों ने कितना में कितना नंबर लाया, सारे लोग कमेंट्स करो कि किसका कितना नंबर आया है। ठीक है, अपनी ईमानदारी से करना है। और उसके बाद फिर से हम अगला लेसन लेकर उपलब्ध रहेंगे, है ना, हिंदी का। और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ख़त्म किया जाए इस सेशन को, मिलेंगे, टाटा बाय बाय, जय हिंद।